हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्वालिटी सब्जेक्ट के जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रियम्बल पढ़ाया हुआ था। इसके पहले की वीडियो में प्रियम्बल में हमने पूरी थियरी ले ली थी। पूरी थियरी एक एक पॉइंट्स हमने बता दिया था, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सारे पॉइंट्स हमने थियरी क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसकी एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो पहले हम लोग थियरी देखते हैं, दूसरी बार जो है उसमें हम लोग जो एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं। और एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल आपको मिलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो हम नए ही लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। तो आज हमने टोटल 20 एमसीक्यू शामिल किया हुआ है, जिसमें आपको मतलब कि आसान लेवल के, कठिन लेवल के और जो कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनते हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और कुछ शब्दावलियाँ थी जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको हम एमसीक्यू में देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट उसको हमने लिया हुआ है, तो वो भी आज की वीडियो में देखेंगे। कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ना केवल मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, बल्कि अगर आप भारत देश के भीतर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पॉलिटी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके काम की है। ठीक है, चलें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कौन सा है। वो है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, संविधान, हम भारत के लोग, भारत या फिर न्याय। तो हमने जब थियरी पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि हमारे भारत देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपको जो लैंग्वेज ली गई है, देखिए जो लैंग्वेज ली गई है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर के ली है। और वो स्टार्टिंग में क्या है कि हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि भारत शब्द पूरे प्रियम्बल में टोटल 2 टाइम्स आता है। कहाँ कहाँ पे? तो एक तो यही है कि हम भारत के लोग, उसके बाद आता है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर के यही 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे भारत शब्द का यूज हुआ है हमारे प्रियम्बल में, अन्यथा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए जो प्रियम्बल है उसका विचार हमने कहाँ से लिया है, तो विचार हमने यूएसए के संविधान से लिया है। यूएस के संविधान से प्रेरित होकर के हमने अपने संविधान में प्रियम्बल को स्थान दिया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जाहिर सी बात है अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो वीडियो पसंद भी आएगी, समझ भी आएगी, लेकिन ज़्यादातर लोग तो क्लिक करके छोड़ देते हैं, पता नहीं कौन सा रसमलाई खोजते रहते हैं। खैर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना किसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन मानी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, संसद, संविधान, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है ना तो संसद ना मतलब कि राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, किसका हो जाएगा? संविधान। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा प्रियम्बल है ना वो मतलब कि परिचय पत्र माना जाता है संविधान का। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में न्याय कितने क्षेत्रों में दिया गया। तो हमने जब प्रियम्बल का मतलब आपको दिखाया था प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, तो बताया हुआ था कि हमसे कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की क्षमता दी गई है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो मतलब लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अर्थात 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन से? एक तो है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, दूसरा है राजनीतिक और तीसरा है आर्थिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात इसमें की गई है। ठीक और आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वो है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। हमने प्रियम्बल में जो संशोधन है उसको लेकर के आपको बताया हुआ था कि आज तक भर में केवल एक ही बार है जो प्रियम्बल में संशोधन किया गया है। और कब किया गया है? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्या किया गया था, तो उसमें संशोधन कर दिया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए 1950, 1962, 1976 या 1985। अभी हमने देखा कि 1976 हो जाएगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार किया गया है, यानी कि इसका जो स्वरूप है वो कैसा है वो आपको बताना है। पहला कि न्यायिक रूप से बाध्यकारी, तो हमने बताया था कि नहीं, न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय इसको आपको प्रोवाइड करने के लिए राज्य को नहीं कहेगा कि राज्य बाध्य है कि जो भी प्रस्तावना में चीजें दी गई हैं वो आपको प्रोवाइड की जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला तो गलत है। केवल प्रस्तावना, तो ये विकल्प ही बेकार सा है। गैर न्यायिक, ये भी बात मतलब कि खराब ही है। आप देखें कि न्यायालय के द्वारा ना जब भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे प्रियम्बल का सहारा लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक व्याख्या के दौरान, ठीक है। तो तीसरा हो गया। चौथा देखिए, संविधान का अभिन्न अंग, यही एकदम सही बात है, ठीक है। हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारत को एकात्मकता और अखंडता का संकेत देता है, ठीक है। ऑप्शंस देखें, संप्रभु, समाजवादी, गणराज्य या फिर अखंडता। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि अखंडता, ठीक है। तो प्रियम्बल आपको याद हो गई है कि नहीं, अभी एग्जैक्ट लाइन टू लाइन मतलब कि याद है कि नहीं ये नहीं समझ आता, लेकिन हाँ उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर याद रहना चाहिए कि क्रम से चीज़ें कैसे दी गई हैं। जैसे आप देखिए कि हमसे क्रोनोलॉजी में ही पूछ लिया था आरो यारो ने कि स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो आपसे ना क्रोनोलॉजी में यही पूछ लेगा कि लोकतंत्र पहले आ रहा है या फिर समाजवादी पहले आ रहा है या पंथ निरपेक्ष पहले आ रहा है या फिर मतलब कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले आ रहा है। तो इस वजह से क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नागरिकों को कितने प्रकार के स्वतंत्रता देने की बात की गई है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार के जो है मतलब कि समता देने की बात की गई है तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार के न्याय देने की बात की गई है तो 3 प्रकार की। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो डेट दी हुई है 26 नवंबर 1949, ये भी एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलें, तो आप देखिए प्रस्तावना में जो शब्द एकात्मकता और अखंडता का संकेत देता है वो हो जाएगा अपना अखंडता, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। एकदम सही बात है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ही माना जाता है, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि चलिए बताइए डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से मतलब कौन है संविधान का आत्मा, तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32, ठीक है। और कोई कहे कि चलो बताओ वो कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 8 उसमें ना लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है लाइन कि भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। चलें फिर आप देखिए, कह रहे हैं प्रस्तावना को मूल अधिकारों से पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि केवल 1, केवल 2, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं और प्रस्तावना को मूल अधिकारों से पहले पढ़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से जो शब्द हैं जो हमारी मतलब कि प्रियम्बल में ऐड किए गए। ऑप्शन देखें, संप्रभु, गणराज्य और लोकतंत्रात्मक। फिर संप्रभु तो पहले ही था तो ये तो नहीं है। फिर देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था, और क्या समाजवादी जोड़ा गया था कि नहीं, बिल्कुल जोड़ा गया था, ठीक है। तो यही 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ठीक है। हमने अपने इसी चैनल पे हिंदी के भी जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट किए हैं, आप उनके साथ भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, समानता, भ्रातृत्व, धर्म और क्या है, स्वतंत्रता। तो देखिए धर्म की बात नहीं की गई है, हाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। वहाँ पे कहीं पे भी आपको धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। हमसे कई बार इस तरह के क्वेश्चन में फंसाया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय की बात की गई है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि प्रस्तावना में जो धर्म है उसका उल्लेख नहीं है, जबकि समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का भाग माना गया।
ऑप्शन देखें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा है मिनर्वा मिल्स केस और चौथा है शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ। तो हमने कल आपको बताया था, कल इट मीन्स जो इसके पहले की थियरी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि बेरूबाड़ी संघ जो है मामला जो आया था 1960 में, उसमें भारत देश की प्रेम्बल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब कि संविधान का भाग नहीं माना गया। वहीं आगे चल करके एक और केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और इस मामले में, और कब का है ये भी जाने रहिए, डेट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित न होने पाए, ठीक है। यानी कि आप मूल ढांचे को अपरिवर्तित रखें और आपका मन करे इसमें आप आराम से जो है संशोधन करें, ठीक है, और इसको संविधान का भाग भी माना। एक और केस है जो इसी से जुड़ा हुआ है, उसको भी जाने रहिए, और वो कौन सा केस है, वो है LIC बनाम इंडिया, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया मामला कब का है, 1995 का, ठीक है। तो LIC ऑफ इंडिया मामला जो आया था मतलब 1995 में, इसमें उच्चतम न्यायालय ने इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि प्रियम्बल संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हो सकता है आप लोगों को आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन लग रहा हो, क्योंकि हमने मतलब ये वीडियो हम बहुत सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब 5:30 बजे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम पड़ोसियों से बहुत तंग आ गए हैं। वो लोग सुबह जैसे ही मेरा टाइम होता था वीडियो बनाने का, वो लोग अपने जानवर ढील देते थे और एक को बांध लेते थे, दिन भर शोर। तो इस वजह से हम मतलब कि इतना शोर होता था एकदम घर के सामने कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से आज हमने सोचा चलो ठीक है, आवाज़ थोड़ा अजीब सी रहे ठीक है, लेकिन एकदम सुबह ही रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि मतलब इन लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपना खुद ही शॉर्ट आउट करते रहें, मैं उससे ना परेशान रहूँ। चलिए फिलहाल के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एकदम सुबह उठे हैं और सुबह ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मे भी कुछ इशू हो सकते हैं, मुझे खुद ही लग रहा है, इस वजह से मैंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखें, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति का चुनाव, राजतंत्र या फिर न्यायिक स्वतंत्रता। तो ये आप देखें कि जो गणराज्य शब्द है ना, इसका अभिप्राय क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, अर्थात हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, चाहे फिर वो मतलब कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। ऐसा नहीं है जैसे ब्रिटेन में है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, हमने आपको कहा था ना कि हम लोग NCERT से संविधान की प्रस्तावना की वो शब्दावलियां देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमसे डायरेक्ट एग्जाम में बन जाती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो पिक्चर हमने आपको दिखाई हुई है, हमने ऑलरेडी इसको टेलीग्राम चैनल में भेज रखा है पहले से ही। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रियम्बल। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब इसके पहले हमने क्वेश्चन 9 में जो है बताया था कि धर्म इसमें शामिल नहीं है, तो उसको इससे कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि जो मेन कोर पॉइंट्स है ना वो वहाँ पे पूछे गए थे। जैसे देखिए, कोर पॉइंट्स क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आप देखिए, वहाँ पे जो धर्म है वो यूज नहीं किया गया था, ठीक है। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपको मिला हुआ है, तो इस रूप में वहाँ धर्म यूज किया ही गया है प्रियम्बल में, लेकिन उसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखिए वही बनेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें जो शब्दावलियां हैं, कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो यही जानिए कि जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, हम भारत के लोग, ठीक है।
तो ये जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात की गई है, इसको आप डिटेल में समझें। तो क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी के द्वारा मतलब कि बनाया गया। ठीक है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि संविधान के जो शक्ति है उसका स्रोत भारत की जनता है। तो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये हमें यहीं से पता चल रहा है कि हम भारत के लोगों के द्वारा मिल करके ये जो चीज़ें हैं, ये जो संविधान है वो इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि हमारा जो भारत देश है वो संप्रभु है, इसकी हमें कहाँ पे झलक मिलती है, तो यहीं पे झलक मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने जो आंतरिक निर्णय है जो मतलब इसको खुद से लिया है, इसमें किसी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो हम भारत के लोग जो दिया हुआ है उसका यही मतलब है कि जो शक्तियां संविधान को दी गई हैं वो हम भारत के लोगों के द्वारा दी गई हैं, अर्थात हमारे भारत देश के लोग ही संप्रभु हैं। फिर देखिए अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले या फैसले करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हमें किसी के भी सामने अपना जो मतलब कि गर्दन है वो झुकाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने निर्णय को आराम से खुद ले सकते हैं, हमें आपके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होना है। ठीक है, अगला जो है वो है पंथ निरपेक्ष। तो चाहे पंथ निरपेक्ष लिखा हो चाहे धर्म निरपेक्ष, ये दोनों ही शब्द एक ही हैं। ठीक है, तो चाहे पंथ निरपेक्ष हो चाहे धर्म निरपेक्ष हो। ठीक, चलिए, तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या हुआ कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल हिंदू धर्म मानिए या केवल मुस्लिम धर्म मानिए, नहीं, आप जो भी धर्म मानना चाहें वो आप मानने के लिए आज़ाद हैं। आपने देखा होगा कि जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद मतलब कि 27 है, ठीक, उसमें हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की थी। कहाँ पे है, तो फंडामेंटल राइट्स में। तो धर्म को अबाध रूप से माने, संचरण करें, प्रचार प्रसार करें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो उसकी जो झलक है केवल वहीं पे नहीं मिलती, यहाँ भी मिल रही है कि पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पे यूज किया गया है कि नागरिक जो है वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा, लेकिन ऐसा नहीं घोषित करेगा कि देखो हम हिंदू राष्ट्र हैं या हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब जो लोग मतलब कि हर वक्त हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते रहते हैं, उन्होंने ना प्रियम्बल नहीं पढ़ा होगा शायद। खैर, फिर देखिए, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान रूप से सम्मान देती है, अर्थात किसी का भी गला नहीं घोटा जाएगा, किसी का दमन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ना तो किसी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा कि पता चल रहा है कि टैक्स लगा दिया गया कि अगर आपको मुस्लिम धर्म यहाँ पे मानना है भारत देश के भीतर तो आप एक टैक्स दीजिए, जिससे हम मतलब कि हिंदू धर्म का मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा दे सके, प्रोत्साहन दे सके। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला करके जो एक कहावत है ना कि अगर मतलब कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो ये जो शब्द है मतलब कि क्या कहते हैं पंथ निरपेक्ष, इस शब्द के बाद ये कहावत शून्य घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, अगला जो है वो है गणराज्य। तो सबसे महत्वपूर्ण ये जो है बिंदु हो जाता है। आप देखिए कि जो मतलब कि हमारा संविधान है ये बताता है कि भारत देश कैसा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि शासन के जो प्रमुख होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, वो लोग जा करके चुनते हैं हमारे राष्ट्रपति को, लेकिन चुनाव तो जनता के द्वारा ही किया जा रहा है ना। तो आप देखिए, गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, ना कि किसी वंश या राजा या खानदान का। अब बताइए क्या ब्रिटेन जो है वो गणराज्य है? नहीं, यद्यपि वो लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र तो है वहाँ, लेकिन कि वो गणराज्य नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है ना, जो राजा हैं, वो मतलब कि खानदानी हैं, उनके यहाँ वंश से चला आ रहा है। अगर एक राजा मरेंगे तो उनके पुत्र ही जो है राजा या रानी बनेंगे। ठीक है, पुत्र मतलब रानी नहीं बनेंगे, पुत्री उनकी रानी बनेगी। ठीक है, चलिए,
अगला शब्द देख लीजिए समता, और समता का मतलब क्या हुआ, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा, यानी कि जो भी सामाजिक असमानताएं हैं उनको समाप्त करेंगे। सरकार के द्वारा हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, तो आप देखिए जो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात की गई है अनुच्छेद मतलब कि 16 में, और जो मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 16 में की गई है। तो ये सब कहाँ, इसकी झलक आपको कहाँ पे दिख रही है, तो इसकी झलक आप देखिए हमें प्रियम्बल में दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब ऊपर से देख के आते हैं। अगला जो शब्द है वो है समाजवादी। तो समाजवादी क्या है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना है। ठीक, सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। ठीक है, फिर देखिए लोकतंत्रात्मक क्या है, तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप अपना जो काम है वो करती है। ठीक है, फिर देखिए न्याय की बात की गई है, तो नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, तो ये सारी चीज़ें न्याय के तहत आ जाएंगी। स्वतंत्रता की बात करें यदि, तो नागरिक कैसे सोचें और किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर अनुचित पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, मतलब नागरिक इसके लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, फिर लास्ट जो शब्द है वो है बंधुता। तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के मेंबर हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। हालांकि जो भी चीज़ें प्रियम्बल में दी गई हैं ग्राउंड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सब तो बकवास है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा असमानता भी होती है। बंधुत्व की जो भावना की बात की गई है इसको तो लोग बिल्कुल मानने को रेडी नहीं है। अब देखिए हर कोई अपने को मतलब कि सर्वोच्च साबित करने में लगा हुआ है और सामने वाले को निकृष्ट। ठीक है, चलिए तो ये देखिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उद्देशिका में जोड़ा गया था। आज तक कितनी बार जो है प्रियम्बल में हो चुका है अमेंडमेंट, तो ध्यान से देख लीजिए केवल एक ही बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, रॉन्ग बताना है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान पर कानूनी बल नहीं रखती है, प्रस्तावना के शब्द बदले जा सकते हैं, प्रस्तावना में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन तो नहीं है प्रियम्बल में। ठीक है, तो यही गलत है। मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पे है, तो ये आप देखिए अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, कहाँ पे है, आर्टिकल 51A में है, और ये कहाँ पे है, भाग की यदि बात करें तो भाग 4A में। ठीक, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो संविधान का कुंजी नोट है प्रस्तावना, ये जो मतलब कि प्रसिद्ध स्टेटमेंट है वो किसने दिया। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी या पंडित नेहरू। तो भैया इसका तो सारा का सारा विकल्प ही रॉन्ग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है ना, ये अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। किसने कहा था, अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ये सब के सब गलत है। ठीक है, तो इनको आप छोड़ दीजिए। इसका सही उत्तर जान रहिए कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ये कथन अर्नेस्ट बारकर ने दिया था। कुछ और भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें भी जान लीजिए। जैसे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है ना, ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, किसने कहा था, अल्लादी कृष्णा स्वामी। कौन थे, तो ये संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी ना, उसके मेंबर थे। ठीक है, उस प्रारूप समिति के हेड जो थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, दूसरा एक स्टेटमेंट हमसे पूछते हैं कि जो K.M. मुंशी जी हैं उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो हमारी संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, और ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित अंग है, और इसके बाद ये संविधान की आत्मा है, ये भी उन्होंने कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये संविधान की कुंजी है। ठीक है, तो संविधान की जो कुंजी है ये भी उन्होंने कहा। और एक सेकेंड, ये ना कुंजी नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं तो पता चला
कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये आप देखिए ठाकुरदास भार्गव जी ने कह दिया। और क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो सबसे सम्मानित भाग है, और उन्होंने ये तक कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आभूषण है, और मतलब कि यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तभी तो जो निर्णय में चीज़ें समझ नहीं आती हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो हमारे प्रियम्बल का ही सहारा लेकर के न्यायिक निर्णय देते हैं, ठीक है। फिर आगे चल करके देखिए, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1951 में, जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, 1951 में लिखी गई थी। और इसमें इन्होंने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कुंजी नोट है, ठीक है, ध्यान से, कुंजी अकेले नहीं, कुंजी नोट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पर मैंने एक्सप्लेन सही किया है, इसको हम PDF में सही कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रस्तावना में दिए गए मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं। ऑप्शंस क्या है, न्याय, समानता, बंधुत्व या संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार तो वैसे भी बेकार है। आप देखिए, जो मतलब संपत्ति का अधिकार है ना, वो पहले हमारे भारत देश के संविधान के भाग 3 में था और उसको मूल अधिकार माना जाता था। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके माध्यम से इसको यहाँ से हटा करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, और भाग कौन सा है वो, तो 12, ठीक है। तो अभी ये मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार है, ना तो प्रस्तावना में इसका कोई जिक्र है और ना तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमने बताया कि संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे, अर्थात विकल्प ए ठीक हो जाएगा, 1, 2, 3 जो है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान किससे शक्ति प्राप्त करता है। कई बार बता चुके हैं, भारत के लोगों से। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन SSC ने ऑलरेडी पूछ रखा है, पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, एकदम ठीक बात है। इसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया, ये भी ठीक बात है। और यही आगे चल करके प्रस्तावना के रूप में फिर मतलब कि माना गया। तो ऑप्शन जो है दोनों सही सी पे है। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तावना में आने वाले क्रम व्यवस्थित कीजिए। मैंने कहा था ना कि हम क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो आपको अगर प्रियम्बल याद होगा तो समझ आ जाएगा प्रियम्बल हमसे क्या कहता है, ये अगर पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो संप्रभु क्या पहले आ जाता है, संप्रभु का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आ तो जाता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये पहला तो आ जाएगा यही। दूसरा समाजवादी, ठीक है। फिर तीसरा आप देखिए धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ये धर्म मतलब कि क्रम इसका ना 1, 2, 3, 4 बनेगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये क्रम बनेगा, और ये देखिए ऑप्शन ए में है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये मैंने आपको चूंकि अभी बताया ही है, तो क्या बताना कि देखिए क्रम से कैसे लगा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये क्रम से है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रम से हमसे पूछते हैं, यही है क्रोनोलॉजी। कह रहे हैं कि प्रस्तावना में बंधुत्व किससे संबंधित है। तो ऑप्शंस देखें, मतलब राजनीतिक समानता से, सामाजिक समरसता से, आर्थिक न्याय या न्यायपालिका से। तो ये सब नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी कि सामाजिक समरसता से संबंधित है बंधुत्व शब्द। चलिए आगे देखिए, फिर आप देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि न्याय जो है कितने प्रकार के मिले हैं हमारी प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, एकदम ठीक है। दूसरा कह रहे हैं स्वतंत्रता, तो 2 प्रकार की नहीं है, हाँ मतलब कि भले ही इसमें कम दिया हुआ है लेकिन है, तो ये सारे शब्द शामिल तो हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें 3 दिए हुए हैं, तो ये बात तो ठीक है क्योंकि ये तीनों है ऑलरेडी है। फिर देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये बात भी ठीक है। तो जो समानता की बात की गई है वो अवसर और प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है, ठीक, तो ये भी ठीक है। बचा कह रहे हैं कि धर्म, राष्ट्र धर्म, तो राष्ट्र धर्म तो है नहीं, हमारा कोई राष्ट्र धर्म थोड़ी ना है, हम लोग हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, हम लोग तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, यानी कि सारे लोग अपने अपने धर्म को अबाध रूप से माने, आचरण करें, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। तो डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे पॉइंट्स इसमें आपको ठीक दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की जो है वीडियो का, और इसमें क्या कह रहे हैं, कि प्रस्तावना का मूल प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
ऑप्शन देखें, मतलब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमने बताया कि अभी 13 दिसंबर 1946 को हमारी प्रस्तावना को इट मीन्स उद्देश्य, जो प्रस्ताव है जो आगे चल करके प्रस्तावना के रूप में मतलब कि शामिल की गई, तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने शामिल किया था, तो इसे संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तो यही थे टोटल 20 क्वेश्चंस। अगर आपने पूरे के पूरे वीडियो देखे होंगे तो शायद ही आपसे प्रियम्बल से पूछा जाने वाला कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन गलत होगा। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जो क्वेश्चंस फिलॉसफी टाइप के पूछे जाते हैं ना, वो मतलब कि एक बार गलत होने के चांस बने रहते हैं। हालांकि वो भी गलत नहीं होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी लेवल के एकदम मतलब कि फिलॉसफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमने इसमें डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। यूपी ट्रिपल पेट के लिए काम का नहीं है, हाँ आईएएस के पीसीएस के लिए काम का आता है, क्योंकि पीसीएस आजकल ना आईएएस को कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ के लिए काम का है, यहाँ काम का नहीं है। ज़बरदस्ती का क्यों बर्डन लेना अपने सर पे। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, अपने अन्य फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और हाँ, प्रीवियस वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिए।